जिस ज़मीन को, जिस वक़्फ़ को हम अल्लाह की ज़मीन मानते हैं, उसमें भी हमने ख़यानत की है, चोरी की है, तो हमसे ज़्यादा बेईमान कौन है? आम मुसलमान को 70 सालों में इस वक़्फ़ से कोई फ़ायदा हुआ हो? एक विधवा को किसी स्टेट के या सेंट्रल के बोर्ड ने मकान दिया हो? सिर्फ चंद मौलानाओं की तनख्वाह के लिए वक्फ बोर्ड रखा गया था? नफरत, इतनी परेशानी आपको सिर्फ दो गैर मुस्लिमों को लेकर के क्यों है? इसका मतलब तो आप ढोंगी हो, बदमाश हो, झूठी गंगा जमनी तहजीब दिखा रहे थे और तुम्हारे बोर्ड में एक मेंबर बनने की बात आई है तो तुमने जो है पूरा सलवार पाजामा सब उतार के एक तरफ रख दिया कि विरोध प्रदर्शन में राष्ट्र को, स्टेट को, राष्ट्र की संपत्ति को जो नुकसान होगा वो मुस्लिम पर्सनल ला भरेगा। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। द राष्ट्र नीति में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वक्फ बोर्ड पास हुआ, उसके बाद कानून बन गया। इसके बाद से देश भर में इसकी राजनीति भी तेज हो गई। राजनीति इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से कुछ मुसलमान समाज, कुछ मुसलमान संगठन इसको देश भर में भुनाने में जुटे हुए हैं कि वक्फ बोर्ड जो कानून बन गया है उससे मुसलमानों को नुकसान है, उससे इस्लाम को नुकसान है, उससे मुसलमान समाज को नुकसान है। इससे मुद्दे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मुफ्ती साहब जी जुड़े हुए हैं। थोड़ा उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से ये घटनाएं की जा रही हैं, खास करके पश्चिम बंगाल की बात करूँ, क्या वाकई में मुसलमान समाज इससे नाराज है? क्या वाकई में इसका जो नुकसान है वो मुसलमान समाज को होने वाला है? क्या इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मुफ्ती साहब, आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से हमने पश्चिम बंगाल में देखा कि वहां पर लोग उग्रवादी, खास करके इसलिए कहूंगा क्योंकि गाड़ियों को फूंक रहे हैं, वो खास करके टारगेट कर रहे हैं कि जिस गाड़ी में महादेव का फोटो लगा हुआ है, भगवान का फोटो लगा हुआ है, उस पर लात मार के तोड़ रहे हैं। तो क्या किया जा रहा है देश के अंदर? ये सब क्या नाराज हैं आप लोग? मुसलमान समाज नाराज है इससे? देखिए, वक्फ पिछले 70 सालों से है देश में और संशोधन भी पहले होते रहे हैं और कोई नया नहीं है, कोई पहली बार नहीं हुआ। और वक्फ के अलावा भी संशोधन होते रहे। पार्लियामेंट जो है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, और लोकतंत्र का मंदिर है लोकसभा और राज्यसभा, अधिकार देश ने दिया है। इस बिल में कोई ऐसा ख़ास है भी नहीं जिसको लेकर के मुसलमान नाराज़ हो, बल्कि मैं समझता हूँ कि वक्फ के मैनेजमेंट और रख रखाव को और अच्छा करने के लिए सरकार बिल लाई है। प्रावधान जो भी है वो सारा वक्फ के मैनेजमेंट और रख रखाव को लेकर के है। 70 सालों में जिस अल्लाह की ज़मीन, वैसी साहब कह रहे हैं कि अल्लाह के नाम पर दी गई ज़मीन है, अल्लाह की ज़मीन है, बिल्कुल मेरा भी ऐसा मानना है, मैं भी उसी मानने वाले हूँ, उसी को मैं भी मानता हूँ। उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि अल्लाह की ज़मीन को भी अगर हम अमानतदारी के साथ नहीं रख सके, उसमें भी हमने ख़यानत की है, उसमें भी हमने करप्शन किया है, उसमें भी हमने चोरी की है। जिस ज़मीन को, जिस वक़्फ़ को हम अल्लाह की ज़मीन मानते हैं, जिस दुकान को, जिस मकान को हम अल्लाह का मकान मानते हैं, अल्लाह के लिए दी गई ज़मीन मानते हैं, उसमें भी हमने ख़यानत की है, चोरी की है, तो हमसे ज़्यादा बेईमान कौन है? चोरी की है। 70 सालों में अगर चोरी नहीं हुई तो ये लाखों एकड़ ज़मीन, ये लाखों दुकान, ये लाखों मकान, ये हमारा सब कुछ है कहाँ वक्फ बोर्ड का? और राजेंद्र सच्चर कमेटी, आपने देखा होगा कि जितने मुस्लिम संगठन हैं चीख चीख करके बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें करते थे कि सच्चर कमेटी की सिफारिशात को लागू किया जाए। उसी सच्चर कमेटी ने इस सिफारिश की थी कि वक्फ बोर्ड में संशोधन की ज़रूरत है, अमेंडमेंट करना चाहिए वक्फ कानून में, चूँकि रख रखाव वक्फ का नहीं हो पा रहा है। 70 सालों में सब कुछ मुसलमानों के हाथों में था, चेयरमैन से लेकर के मतवल्ली, मेंबर, सब मुसलमान थे। देने वाला मुसलमान, लेने वाला मुसलमान, रख रखाव वाला मुसलमान। तो फिर ये पूरा जो दूध का भरा हुआ बर्तन कहाँ गायब हुआ? कौन सी बिल्ली इसको पी गई? उस बिल्ली को तलाश करने के लिए तो संशोधन करना ज़रूरी था। और जैसे ही संशोधन हुआ तो वो सारी बिल्लियाँ जो दूध पी रही थी और वफ़ का माल खा रही थी, वफ़ को नोच रही थी, वो बाहर आ गई हैं फ़ौरन। सारी बिल्लियाँ थैलों से बाहर हैं। आम मुसलमान को आप सर्वे करिएगा, हमें भी ले चलिएगा, आम मुसलमान को 70 सालों में इस वक्फ से कोई फ़ायदा हुआ हो? वक्फ को हुआ है। मुसलमानों ने अपनी जायदादें, मरने वालों ने अपने घर, अपनी ज़मीनें, अपनी दुकानें अल्लाह के नाम दे दी। नीयत यह है कि जन्नत मिलेगी, सवाब मिलेगा। नीयत यह है कि किसी गरीब के, किसी बेवा के, किसी मिस्कीन के काम आएगा। उसने दान करने वाले कभी नहीं सोचा था कि ये पर्सनल लॉ बोर्ड के काम आएगी, जमीयत की लीडरशिप के काम आएगी, ओवैसी के होटल बनेंगे, जमीयत का दफ्तर बनेगा। ये देने वाले ने कभी नहीं सोचा। देने वाले ने तो ये सोचा था कोई बेसहारा मुसलमान जो अपने आप की मदद नहीं कर सकता, हैंडीकैप मुसलमान, माजूर मुसलमान, विधवा औरत, महिला। 70 सालों में एक विधवा को किसी स्टेट के या सेंट्रल के बोर्ड ने मकान दिया हो, 70 साल में विधवाओं के बच्चे पढ़ाए हों,
हैंडीकैप को रोजगार करके दिया हो कि भाई तेरी छोटी सी दुकान हम तुझे करके दे रहे हैं। 1000-1500 रुपये का वजीफा भी नहीं दे पाए हैं विधवाओं को। तो सिर्फ चंद मौलानाओं की तनख्वाह के लिए वक्फ बोर्ड रखा गया था। जिस वक्फ बोर्ड की हज़ारों करोड़ की आमदनी साल में होनी चाहिए, वो साल में सिर्फ 10 करोड़ पर। शर्म आती है मुझे इनके बयान सुन के। ये पढ़े लिखे लोग हैं और पार्लियामेंट के सदस्य हैं और बैरिस्टर हैं, कोई कानून का जानने वाला है। ज़मीन लाखों एकड़ और आमदनी 10 करोड़। और इतना करप्शन, इतनी चोरी, इतनी बेईमानी, इतना लूटा गया लैंड माफिया, भू माफियाओं के थ्रू, और कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या कोई संगठन सामने नहीं आया। अब अचानक से कोई, अच्छा मैं कहता हूं भाई 70 साल में कोई एक पॉजिटिव ऐसा काम बताओ जो तुम्हारे बोर्ड से हो रहा था और उसको मोदी जी ने रोक दिया हो। वो तो गिनवा रहे हैं ना कि कई हमने मदरसे बनवाए, मस्जिद बनवाए, उसके बाद मोदी आएंगे तो उनकी एक नैरेटिव सेट किया गया है, एक लोगों तक पहुंचाई गई ये बात। जो अनपढ़ व्यक्ति हैं, जिसको समझदार नहीं है, उनको ये बात उनके दिमागों में डाला गया है कि मोदी आएंगे तो मस्जिद छीन लेंगे, मोदी आएंगे तो मदरसे छीन लेंगे। जिस मदरसों को वक्फ बोर्ड ने बनाया, आप लोग के लिए बनाया, जिसमें आप लोग के बच्चे पढ़ाई करते हैं। वक्फ बोर्ड में मस्जिदें हैं, मदरसा कोई एक दो इक्का दुक्का किसी स्टेट में है। मस्जिदों में भी हर जुमे को चंदा होता है। अच्छा। मस्जिदों में दुकानें होती हैं, उनका किराया वक्फ बोर्ड को जाता है। वक्फ बोर्ड की बदकिस्मती ये रही है कि जिसको भी उस कुठले का, उस कोठी का मालिक बनाया, उसी ने उसको खा लिया है। आप चेयरमैन बने हैं तो आपने मामू को, फूफी को, सबको दुकानें दे दी, मकान दे दिया, और वो उस भाव दिया गया है कि जिस भाव कूड़ा भी नहीं जाता है। आप फतेहपुरी में आम दुकान जाकर के लेंगे तो 2-4 लाख रुपए किराया आपको देना पड़ेगा महीने का, 2, 2.5, 3 लाख रुपए कम से कम। वक्फ बोर्ड की दुकान पे जाएंगे तो वही 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये। तो वक्फ बोर्ड को दोनों हाथों से लूटा है। बहुत करप्शन हुआ है वक्फ बोर्ड में। तब जा करके उसके रख रखाव में संशोधन की जरूरत आई है। 2-3 मोटा मोटी चीजें हैं जिनको लेकर के ये वावेला हो रहा है। एक तो ये कि गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, स्टेट का जो बोर्ड होता है, जिसको हम वक्फ बोर्ड कहते हैं, उस कमेटी में 13-14-15 सदस्य के आसपास होते हैं। प्रावधान ये है, संशोधन ये है कि 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। वो हिंदू भी हो सकते हैं, सिख भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, जैन भी हो सकते हैं, बुद्धिस्ट भी हो सकते हैं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 25 के आसपास मेंबर होते हैं, उसमें भी ये प्रावधान है कि 2 मेंबर। अगर 2 मेंबर हम गैर मुस्लिम भी रख लेंगे तो मेजोरिटी किसकी है? मुसलमानों की है। और बोर्ड को तो मैनेजमेंट चलाता है, कमेटी चलाती है। तो इतनी घबराहट आपको क्यों है? इतनी नफरत, इतनी परेशानी आपको सिर्फ 2 गैर मुस्लिमों को लेकर के क्यों है? सनातन के देश में, जिस देश में गंगा जमनी तहजीब हो, आप ही तो बात करते हो गंगा, इसका मतलब तो आप ढोंगी हो, बदमाश हो, झूठी गंगा जमनी तहजीब दिखा रहे थे। और जब बारी आई आजम खान के कुंभ मेला के प्रभारी मंत्री बनने की तो सब खुश हैं, हिंदुओं ने कोई बात नहीं की। और तुम्हारे बोर्ड में एक मेंबर बनने की बात आई है तो तुमने जो है पूरा सलवार पाजामा सब उतार के एक तरफ रख दिया है। तो गलत बात है ना। तो मैनेजमेंट, हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात कंप्लीट हो जाए। मैं कह रहा हूँ ना भाई, मैनेजमेंट कमेटी को चलाना है। 2 सदस्य अगर गैर मुस्लिम हो गए तो क्या होना है? कुछ नहीं होना है। तो इसलिए मेरे भाई ये सब जो है फालतू की बातें हैं। स्टेट बोर्ड में या सेंट्रल बोर्ड में अगर 2 सदस्य गैर मुस्लिम, अच्छा डीएम की बात कर रहे हैं, अब बिल्कुल आप बिल उठा लीजिएगा। प्रावधान ऐसा है कि स्टेट कमेटी, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 1 सदस्य नियुक्त करेगी। डीएम इसमें कोई काम नहीं करेगा। सर्वे कमिश्नर है वो अलग से है और स्टेट का ऑफिसर अलग से नियुक्त होगा। एक बात, एक इससे आगे बढ़ करके एक दूसरी बात है, अब तक परेशानी ये थी कि आपने सरकार से पैसा लिया और खर्च कर लिया। 70 सालों में कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे बोर्डों ने सरकार से भीख मांगी है, लेकिन जब सरकार ने हिसाब मांगा है तो ऑडिट नहीं। अब सरकार कह रही भाई थोड़ा हिसाब दो, ऑडिट कराओ यार, पता चले ना कहाँ से आया कहाँ गया। परेशानी है कि चूंकि आप पूरा खा रहे थे, अब बताना पड़ेगा आपको। एक बात, अब इससे और आगे बढ़िए, जो पूरे देश में वावेले के सबब हैं वो 2-3 ही कानून हैं। वक्फ बाई यूजर, खानका, मस्जिद, मदरसे, ऐतिहासिक जो हमारी जगहें हैं, वक्फ बिल में स्पेशली वक्फ बाई यूजर के लिए कहा गया है कि सरकार उनको नहीं छेड़ेगी। बल्कि रजिस्ट्रेशन के लिए वक्त दिया गया है। जब सरकार इतनी बात क्लियर करके चल रही है कि वक्फ बाई यूजर में जो पहले से पुराने टाइम से कागज नहीं है, अच्छा लड़ाई किस बात की है? लड़ाई है कि भाई हमारे पास कागज नहीं है। खुद ही मान रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं वो ऐसी साहब के 4 लाख एकड़ जमीन ऐसी है हमारे पास जिसके हमारे पास कागज नहीं है। सरकार फिर भी कह रही है आपसे कि भाई कागज नहीं है, और कागज ना होने के बावजूद भी जिस चीज़ के लिए वो जगह इस्तेमाल हो रही है हम उसको उसी जगह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो जब इतना क्लियर सब कुछ हो गया तो मेरे ख्याल फिर हंगामे की जरूरत नहीं। सवाल मेरा वही है कि अगर भारत में रह रहे हैं, संविधान की यहाँ पे चल रही है, संविधान को क्यों नहीं मानेंगे आप? जब हिंदुओं के लिए सेम वही कानून है, हिंदुओं को मानना पड़ता है, संविधान के तहत काम करना पड़ता है, तो आप ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं कि वक्फ बाई यूज़र, मतलब कि हर चीज़ में दावा वक्त छोड़ देता है जिस तरीके से, तो वो सब चीज़ें क्यों क्यों एक संविधान के तहत आके काम नहीं करना चाह रहे? नहीं 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 नहीं, देश का जो लोकतांत्रिक मंदिर है वो हमारा लोकसभा राज्यसभा है, कानून सदन में पास हुआ है, महामहिम ने मोहर लगाई है, देश में लागू होगा। और राजनीतिक कारणों की खातिर जो अलगाववाद का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं ये कानूनी नहीं है। मैं जिन उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ जो ये लोग कहते हैं कि ये बिल असंवैधानिक है, तो जो पिछले जितने संशोधन हुए हैं वो कहाँ हुए हैं? वो सोनिया गांधी के घर में हुए, राहुल गांधी के घर में हुए, या मुलायम सिंह के घर में हुए होंगे, ये ममता जी के सारे लोकसभा राज्यसभा में हुए, वो भी संवैधानिक थे, ये भी संवैधानिक है। अच्छा, इसलिए संविधान ही का रास्ता हमारे लिए और राष्ट्र जो है वो हमारे लिए सर्वोपरि है और हमें इसी पर काम करना लेकिन संविधान का रास्ता कहाँ अपनाया जा रहा है? पश्चिम बंगाल में आप देख रहे होंगे, वीडियो सामने आ रही है, भारी तादाद में सड़कों में बाहर निकल रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, गाड़ियां फूंक रहे हैं, उसके बाद गाड़ियों को तोड़ रहे हैं और एक समाज को चिन्हित कर, खास करके हिंदू समाज को चिन्हित करके उनकी गाड़ियां तोड़ा जा रहा है, झंडे उतारे जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है इसके बहाने कहीं ना कहीं टारगेट किए जा रहे हैं वहाँ पर हिंदू? नहीं, बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो सबको दिख रहा है, जो इंतहाई काबिल मजम्मत है और उसको कोई अच्छा नहीं कहेगा। देश हो, स्टेट्स हो, जो भी हो वो कानून से चलेंगे और संविधान ही सर्वोपरि है। मेरा ख्याल ममता जी जो रास्ता अपना रही हैं ये अलगाववाद का रास्ता है, इसको नहीं अपनाना चाहिए और संविधान ही का रास्ता। और जो भी वहाँ हो रहा है वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब जिस तरह देश में रहते हैं इसी तरह वहाँ भी रहना चाहिए। जो रास्ता वहाँ अपनाया जा रहा है धरने का, प्रदर्शन का, उसकी जिम्मेदार ममता के साथ साथ वो मुस्लिम लीडरशिप भी है जो अब तक मुसलमानों को ये बहकाती रही है कि तुम्हारे मस्जिद मदरसे छीन जाएंगे और तुम अपने वजूद की लड़ाई लड़ो। उनको पता ही नहीं है, जो विरोध करते हैं, सड़कों पे आते हैं, उनको पता ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड ने उनके लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया। लेकिन वक्फ बोर्ड के बोलने, किसी के बोलने पर वो सड़कों पे आ जाते हैं, इसके विरोध में सड़कों पे बैठ जाते हैं। देखिए क्या है, वक्फ बोर्ड से मुसलमान की कोई अटैचमेंट किसी तरह की नहीं है, न वक्फ का मुसलमान से कोई ताल्लुक रहा है। अटैचमेंट नहीं, सड़कों पे क्यों आ रहे हैं? सवाल तो वो मैं कह रहा हूँ मजहबी लीडरशिप जो है या पॉलिटिकल मुस्लिम लीडरशिप जो है वो ये समझाने में कामयाब हुई है कि ये मस्जिद खानकाहों का, कब्रिस्तानों का, मकतबों का, मदरसों का मसला है और ये सब छिन जाएगा, इसलिए वो जज्बात में बाहर आए। वरना इस वक्त से आम मुसलमान को कोई फ़ायदा पिछले 70 सालों में नहीं हुआ और मेरे ख्याल आइंदा कुछ उम्मीद अब मुसलमानों में जगी होगी इस कानून आने के बाद। वरना अब तक तो मुसलमान उम्मीद भी नहीं करता था, वफ़ का नाम भी नहीं लेता था, इसलिए मुसलमानों का वफ़ से कोई लेना देना ही नहीं रहा। ये तो मजहबी जज्बात को ज़िंदा करके ये सब कुछ हो रहा है। मैं बार बार यही अपील कर रहा हूँ कि ये सब पॉलिटिकल ड्रामा है, ये पॉलिटिकल ड्रामा है। हम लोगों को सब्र से, अच्छा मुखालफत करना भी हमारा अधिकार है, मुआफ़क़त करना भी हमारा अधिकार है, लेकिन ये कि उसको अगर हम पढ़ लिख करके बिल को पढ़ लें, समझ लें, कानूनी तरीके से करें, संविधान का रास्ता अपनाएं, तो शायद जो बंगाल के हालात हैं वो नहीं होंगे। या तेजस्वी को जो कुछ बोलना पड़ रहा है वो सब नहीं बोला जाएगा। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी तरीके से देश भर में इसका विरोध करने की बात कर रही है, अब शुरू भी हो गया है, कहीं कहीं जगह दिखाई दे रहा है। आने वाले टाइम में ऐसा बताया जा रहा है कि पूरे देश भर में प्रदर्शन किया जाएगा, विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, मुसलमान समाज बाहर आएंगे, सड़कों पे आएंगे। तो क्या लग रहा है किस तरफ जा रहा है ये सब? देखिए, विरोध प्रदर्शन करना ये किसी का भी अधिकार है, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन तकरीबन ये बात भी तय है सरकार की तरफ से कि विरोध प्रदर्शन में राष्ट्र को, स्टेट को, राष्ट्र की संपत्ति को जो नुकसान होगा वो मुस्लिम पर्सनल लॉ भरेगा। ठीक है, एक तरीके से ये भी बोल दिया जाएगा कि ये तो बस मुसलमान है इसलिए इस तरीके से सरकार परेशान कर रही है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में अगर कोई आंदोलन करता है, कोई दंगा करता है, तो उनसे उनके घरों से वसूला जाता है, बुलडोजर कार्रवाई की जाती है। फिर तो बोल देंगे ना मोदी साहब भी यही कर रहे हैं देश भर में। नुकसान आप मेरा करेंगे तो मैं किससे लूँगा? किसी दूसरे से आदमी आपसे ही लूँगा। जो नुकसान करेगा, राष्ट्र का करे, स्टेट का करे, समाज का करे, सरकार का करे, स्टेट गवर्नमेंट का करे, सेंट्रल का करे, किसका भी करे, नुकसान करने वाला ही नुकसान भरेगा। और ये दंगा रोकने का इससे अच्छा तरीका इस देश में नहीं हो सकता, यही संवैधानिक तरीका है। लेकिन वो तो ये भी सोचते हैं ना कि नुकसान तो हमारा मोदी सरकार कर रही है, उनके समाज का मोदी सरकार कर रही है। जब दोनों ही तरफ से ये सोचा जा रहा है, एक तरफ से सरकार बोल रही नुकसान करोगे तो भरोगे, अब वो भी तो बोल रहे हैं कि अगर नुकसान तुम करोगे तो तुम भरोगे। मोदी सरकार अगर ये कह रही है कि आपको हिसाब ऑडिट करना, तो कौन से नुकसान की बात है? अगर मोदी सरकार ये कह रही है आने का जाने का पता चलना चाहिए, मोदी सरकार ये कह रही है कि बोर्ड का रखरखाव अच्छे से होना चाहिए, बोर्ड का रखरखाव के लिए अफसर ज़्यादा हो, कमेटी बड़ी हो, तो फिर इसमें कौन से नुकसान की बात है? जिस बोर्ड को हज़ारों करोड़ रुपए कमाने चाहिए थे, आज वो कौड़ियों के दाम हैं। तो अगर सरकार चाहती है कि वो अच्छा कुछ करे तो इसमें नुकसान की कौन सी बात है? अच्छा, तो जो नया कानून बन गया,
आप उसको कानून बोलेंगे, कानून बन गया ये, तो अब कितना बदलाव आएगा, अब क्या किया जाएगा मुसलमान समाज के लिए, क्या काम होना चाहिए, क्या काम होगा इसमें? देखिए क्या है, कुछ अच्छा होगा, हाँ। इंतज़ार करना चाहिए। अच्छा। और मैं एक बात ये भी कह रहा हूँ कि संशोधन हो गया, आगे भी संशोधन के रास्ते खुले हुए हैं, बंद नहीं हो गए हैं। अच्छा। कोई लास्ट संशोधन नहीं हुआ है। हाँ। कुछ वक्त मुसलमानों को सरकार को देना चाहिए ताकि समझ सकें कि पहले चीज़ें किस तरह थी और अब किस तरह हैं। कोई मौका देना चाहिए। अगर ऐसा लगे कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, पहले से ज़्यादा ख़राब है, तो प्रदर्शन का रास्ता तो फिर भी खुला है। अच्छा, और जो तमाम इस पे विरोध कर रहे हैं, जैसे ओवैसी साहब हो गए, बड़े बड़े नेता हो गए, अब ये भी दावा किया जा रहा है कि इनके पास भी वक्त की ज़मीनें हैं, कई बीघा ज़मीन, ये लोग जो हैं सैकड़ों में बीघा ज़मीन जो है उन्हें हड़प रखा है, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, इनसे भी वसूला जाना चाहिए क्या? देखिए ये तो सरकार का काम है, बाकी वो विरोध जो कर रहे हैं फ़र्ज़ निभा रहे हैं। उनको जनता ने विरोध करने का ही ठेका दिया हुआ है और वो ठेका पूरा कर रहे हैं। ठेका पूरा कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। आखिर में क्या कहना चाहोगे जनता को? आप अपील ये है कि पढ़ लिख करके बिल को पढ़ लें, विरोध करना है विरोध करें, मुखालफत मुआफ़क़त जो भी रास्ता अपनाना है पढ़ लिख करके अपनाएं। प्रदर्शन का रास्ता ऐसा हो जिससे अपने को, पड़ोस को, राष्ट्र को, स्टेट को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। धन्यवाद बात करने के लिए। तो हमारे सामने मुफ्ती साहब थे, हर मुद्दे पे इन्होंने बहुत ही खुल के जवाब दिया। अब आप भी अपनी राय को कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।